हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कल के पढ़ाए गए अध्याय में से जो मन के आकारात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें सबसे पहले मैंने चेतन के बारे में बताया था। अब जो नेक्स्ट मन के टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, मन के आकारात्मक पहलू का दूसरा जो प्रकार है, जिसे अर्धचेतन के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में सबकॉन्शियस कहते हैं, उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्धचेतन मतलब न तो यह पूर्णतः चेतन होता है और न यह पूर्णतः अवचेतन होता है। अर्धचेतन, जिसे आधा चेतन भी कहा जा सकता है। तो शाब्दिक रूप से व्याख्या करने से स्पष्ट होता है कि वास्तव में मन का यह एक ऐसा भाग है जो न तो पूर्णतः चेतन होता है और न ही पूर्णतः अचेतन होता है। वैसी इच्छाएं, विचार या भावनाएं जो वर्तमान चेतन अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु कुछ प्रयास करने के बाद वह हमारी चेतना में आ जाते हैं, उसे ही हम लोग सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फॉर कॉन्शियस के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में अर्धचेतन, अवचेतन या सुलभ स्मृति भी कहा जाता है। अवेलेबल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सुलभ स्मृति का मतलब, शब्द के अर्थ को यदि देखेंगे तो सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त होने वाला। अर्थात चेतना में जो बातें थीं परंतु किसी वजह से वह तुरंत चेतना में नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ प्रयास करने पर, मन पर कुछ कोशिश करने पर, दबाव डालने पर जब वह वापस हमारे मन में वापस आ जाती है, हमारे चेतना में वापस आ जाती है, तो यही स्थिति अर्धचेतन या अवचेतन की कहलाती है। मनोवैज्ञानिक किस्कर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि अवचेतन या अर्धचेतन में वैसे मनोवैज्ञानिक या मानसिक घटनाएं होती हैं जो चेतन से हटकर होती हैं, परंतु उन्हें स्मरण की प्रक्रिया द्वारा आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस परिभाषा को देखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि अर्धचेतन की मानसिक अनुभूतियों या घटनाओं से तो व्यक्ति अवगत नहीं रहता है, परंतु थोड़ा सा प्रयास करने के उपरांत या उन घटनाओं को प्रत्यावाहन या रिकॉल करने के उपरांत उसे पुनः अपने चेतना में ले आता है। जैसे उदाहरण देते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आप अपने अलमारी में या घर में कभी कभी मोटरसाइकिल की चाबी, साइकिल की चाबी या घर की किसी चाबी, दूसरे ताले की चाबी को आप रख देते हैं, परंतु तुरंत आप उसे भूल जाते हैं कि आपने कहाँ रखा। जब आप उसको खोजने लगते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, और कई बार ऐसा अवसर आता है कि आप थोड़ी सी परेशानी के बाद आपको तुरंत स्मरण भी हो जाता है कि अरे अमुक जगह पर हमने इसको रखा था। तो यही अवस्था अर्धचेतन की अवस्था कहलाती है। ठीक उसी तरह से दूसरा उदाहरण यह भी दे सकते हैं कि जब आप अपने पुस्तक को किसी मित्र को दे देते हैं पढ़ने के लिए, और ख़ुद आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है और आप रैक में उसको खोजते हैं, बुक शेल्फ में खोजते हैं, तो किताब नहीं मिल पाती है। लेकिन थोड़ा सा आप याद करते हैं तो आप पाते हैं, आपको याद होता है कि अमुक दोस्त को मैंने 4-5 दिन पहले या कुछ दिन पूर्व ये पुस्तक हमने पढ़ने के लिए मदद स्वरूप दिया था। तो यह जो स्थिति है कि आपको कुछ प्रयास करने के बाद चेतना में वह बातें याद आ जाती हैं, तो यही अवस्था अर्धचेतन की अवस्था कहलाती है। यही कारण है कि उसे प्रयास कर ज़रूरत के अनुसार चेतना में लाया जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में अर्धचेतन की विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डाला गया है।
उस विशेषताओं का एक एक करके हम वर्णन करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अर्धचेतन मन का एक ऐसा भाग है जो आकार के दृष्टिकोण से चेतन से कुछ बड़ा भाग होता है, परंतु अचेतन से यह छोटा भाग होता है। अर्धचेतन अचेतन तथा चेतन के बीच का एक ब्रिज के रूप में काम करता है, पुल के रूप में काम करता है। अचेतन से चेतन में जाने वाला भाव, इच्छा एवं विचार आदि अर्धचेतन होकर ही जाता है। अर्थात यह तय है कि जो भी विचार अचेतन में जाता है और चेतना का जो भी विचार अचेतन में जाता है, उसको जाने के लिए अर्धचेतन से होकर ही जाना होता है। तीसरी विशेषता यह है कि अर्धचेतन तथा चेतन के बीच का पर्दा काफ़ी कमज़ोर होता है। यही कारण है कि अभी जो हमने 2 उदाहरण बताया, वह थोड़े से प्रयास करने के बाद ही अर्धचेतन के भाव एवं विचार उस पर्दा को तोड़कर, फाड़कर, सिमटकर चेतन में आ जाते हैं। अब हम मनोविज्ञान में एक आंदोलन लाने वाले कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, जो कि मन के आकारात्मक पहलू का तीसरा अंग है, जिसे हम लोग अचेतन के नाम से जानते हैं। और संभवतः आप यह भी जान लीजिए कि फ्राइड ने अचेतन की जितनी व्याख्या की और अचेतन को असामान्य मनोविज्ञान का जितना बड़ा कारक समझा, शायद यही वजह है कि आज हम लोग मनोविज्ञान को काफ़ी व्यापक बना पाएँ और बहुत से मानवीय पहलुओं की गुत्थियों को सुलझाने में फ्राइड के इस अचेतन ने बहुत ही बड़ा मील के पत्थर का काम किया। यदि अचेतन की इतनी बड़ी व्याख्या, इतनी विशद व्याख्या फ्राइड ने न की होती तो मानसिक रोगियों का इलाज बड़ा दुष्कर हो जाता, मानव मनोविज्ञान को समझना बड़ा दुष्कर हो जाता। इसीलिए फ्राइड, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न एबनॉर्मल साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, उनका अधिकतर कार्य क्षेत्र, उनका धुरी, अध्ययन का धुरी कह लीजिए, अचेतन ही माना जाता है। अतः फ्राइड ने इसको सबसे डीपेस्ट एवं सबसे बड़ा भाग माना, अर्थात मन का यह सबसे गहरा और सबसे बड़ा भाग है। ऐसा नहीं है कि फ्राइड ने ही अचेतन की सबसे पूर्व में व्याख्या की थी, बल्कि अचेतन की व्याख्या करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पे हम लोग जानते हैं, लेकिन कतिपय कारणों से, अर्थात व्यवस्थित रूप से, उन लोगों ने अचेतन मन को ठीक ढंग से व्यापक रूप से समझाने की कोशिश नहीं की, वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की। इसीलिए असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका नाम काफ़ी आगे नहीं आ सका। लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि डेकार्टे, लिविनिज, हेल्महोल्ट्ज आदि मनोवैज्ञानिकों ने अचेतन मन के कॉन्सेप्ट पर पहले भी काम किया था एवं अचेतन का अध्ययन करने का श्रेय मतलब उन लोगों को भी जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्द से स्पष्ट है, अचेतन अर्थात उसका शाब्दिक अर्थ होता है चेतना से परे, अर्थात जो चेतन नहीं हो, जो कॉन्शस नहीं हो। फ्राइड का कहना था कि हमारे कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारी चेतना में होते हैं पर न ही अर्धचेतन में होते हैं, और ऐसे अनुभव भी कुछ होते हैं जो अचेतन में ढकेल दिए जाते हैं, वहाँ रखे जाते हैं और वह वहाँ के भंडार गृह में सुरक्षित रहते हैं और मौका देख के विभिन्न तरीके से, विभिन्न इनडायरेक्ट मेथड से उसके माध्यम से वह प्रस्फुटित होते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी किया करते हैं। अचेतन मन में रहने वाले विचार के बारे में फ्राइड ने व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसे विचार सेक्सुअल, इलॉजिकल, एंटी सोशल, इमोरल और
घृणित या हेटफुल होते हैं। चूँकि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि चूँकि ऐसे विचार दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में पूरा होना, डे टू डे लाइफ में हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा मन उसको अचेतन मन में धकेल देता है, जहाँ अचेतन में दमित कर दिया जाता है, वह रिप्रेस कर दिया जाता है और वहाँ वह जाकर समाप्त नहीं हो जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए वह निष्क्रिय जरूर हो जाता है और जब मौका मिलता है तब हम उसकी पूर्ति किया करते हैं। उसकी पूर्ति भी हम लोग दैनिक जीवन की भूलें, स्वप्न, सम्मोहन एवं बहुत सी विधियों के आधार पर करते हैं, जिसके आधार पर अचेतन मन में जो इच्छा दमित रहती है उसकी हम लोग पूर्ति करते हैं। यह भी समझ लेना बहुत ही उचित है कि यदि असामान्य मनोविज्ञान में हम अचेतन की चर्चा करेंगे और अचेतन मन में दमित और जितने भी मूल प्रवृत्ति जिसकी अभी हमने चर्चा की कि घृणित विचार, असामाजिक विचार, नियम से परे विचार, इतने जितने भी नियम के विरुद्ध होते हैं वो विचार और अनैतिक विचार होते हैं, वह अचेतन में दमित तो हो जाते हैं, लेकिन यदि संभवतः हम उसकी पूर्ति न करें तो मानव पागल हो जाएगा और मानव में असामान्यता का गुण विकसित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से यदा कदा स्वप्न की अवस्था में सपने देखकर और विभिन्न चीज़ की जिसकी मैंने चर्चा की उस विधियों से हम उसकी पूर्ति किया करते हैं। फ्राइड का सबसे ज़्यादा कंसर्न अचेतन को ही था, अचेतन पर ही था। फ्राइड के अनुसार अचेतन अनुभूतियों एवं विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार एवं चेतन एवं अचेतन की अर्धचेतन की अनुभूतियों एवं विचारों से अधिक होता है। इसीलिए फ्राइड ने अचेतन को चेतन एवं अर्धचेतन की तुलना में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा आकार का बतलाया। फ्राइड अक्सर बोला भी करते थे कि यदि मानव मन को, मानव व्यवहार को, मानव साइकोलॉजी को समझना हो तो आप चेतन एवं अर्धचेतन को मत समझिए, क्योंकि वह मन का बहुत ही छोटा सा भाग है। उसको समझ के आप मानव मन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि यदि मानव मन की व्याख्या करनी हो, ह्यूमन साइकोलॉजी की व्याख्या करनी हो, किसी व्यक्ति विशेष के साइकोलॉजी की व्याख्या करनी हो, उसके व्यक्तित्व एवं आचार विचार की व्याख्या करनी हो, तो आप उसके अचेतन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अचेतन मन का इतना बड़ा भाग है। यदि आप उसको समझ लेते हैं तो वह उसके व्यक्तित्व को भी आप समझ लेते हैं। यह उनका कहना था। उन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े से, जैसा कि मैंने उदाहरण बताया कि बर्फ़ के टुकड़े को जब हम पानी में डालते हैं तो अधिकतर भाग 90% भाग 85% भाग पानी के नीचे रहता है और उसको समझना मुश्किल होता है, देखना ठीक मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह से हमारा अचेतन का वह पार्ट है, वो बर्फ़ के टुकड़े की तरह होता है, उसी टुकड़े की तरह जो पानी के नीचे रहता है, और वो इतना बड़ा भाग है, आप उसके आकार से समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा भाग है। ऊपर वाले को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बीच का भाग जो कि पानी के हिलाने डुलाने पर कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी बर्फ़ पर पानी आता है, कभी बर्फ़ पानी में डूब जाता है, उस भाग को फ्राइड ने अर्धचेतन बोला। और जो भाग पानी में हमेशा डूबा रहता है वही भाग चेतन होता है। और बर्फ़ के टुकड़े से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि वह कितना बड़ा भाग है। अचेतन विस्तृत रूप से दमित, कामुक, अनैतिक, असामाजिक एवं हेतुफुल इच्छाएँ होती हैं। चूँकि उसकी पूर्ति हम लोग दैनिक ज़िंदगी में, आम लोगों में, समाज के बीच नहीं कर पाते हैं, अतः उसके लिए हम लोग रात के समय में स्वप्न के माध्यम से हम लोग उसकी पूर्ति सपना देख के करते हैं। एक उदाहरण देके उन्होंने बताया कि एक भूखे बच्चे को भूख लगी थी और काफ़ी गरीब था, और दूसरे जगह के बच्चे जो संभ्रांत परिवार के थे वह बगल में बैडमिंटन या कुछ इंडोर गेम्स खेला करते थे।
वह भी बच्चा चाहता था कि उनके साथ हम खेलें, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा सकता था, क्योंकि वो धनाढ्य परिवार के लोग दीवार के अंदर खेलते थे और इन लोगों को अलाउ भी नहीं था। लेकिन वह छुप छुप के गेट से देखा करता था खेल को। उसकी यह पूर्ति, इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई और वह बच्चा रात में एक स्वप्न के माध्यम से इस इच्छा की पूर्ति करता है। स्वप्न में वो बताता है कि जब वो सोया हुआ था तो वो स्वप्न में देखता है कि वह दीवार फांद कर चला गया है और वह खेल खेल रहा है अपने बैच के लड़कों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और जो खेल के सामग्री थे उसको भी उठा करके घर में ले आया है, छुपा कर रख दिया है और वह बराबर उस तरह से खेला करता है। इस तरह से अपनी इच्छा की पूर्ति वह स्वप्न से किया और इस तरह से उसमें जो दमन की मात्रा थी, असामान्यता का कोई लक्षण नहीं हो पाए, इसकी पूर्ति करके वह करता है। क्योंकि यदि उस तरह की अनेकों इच्छाएं ज़िंदगी में पैदा होती, प्रत्येक दिन हजारों इच्छाएं होती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक महीने में, एक साल में, कई साल में करोड़ों इच्छाएं हमारे पास स्टोर हाउस में पड़ जाएगी और यदि उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो वह मस्तिष्क का छोटा सा भंडार भर जाएगा और असामान्यता उत्पन्न होने लगेगा, व्यक्ति पागल होने लगेगा। तो इसीलिए दमित इच्छाएं का होना भी स्वाभाविक है और उसका अप्रत्यक्ष रूप से उसका पूर्ति भी होना आवश्यक है। तो आप समझ जाइए कि अचेतन की व्याख्या करके फ्राइड ने मनोविज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा काम किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अचेतन मन का क्या क्या विशेषता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट क्लास में अचेतन मन की विशेषताओं के बारे में पढ़ के आएंगे। हम उस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।